आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बरसात की वो रात का शेष भाग। मैंने उस खबर को पूरी पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, गला सूखने लगा। ना जाने क्यों मेरे रोए खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था यह खबर सही है या जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सही था। उस खबर में ऐसा ही कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि मेरे घर के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोग सवार थे। उनकी कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। उनमें से एक आदमी था और एक औरत, दोनों पति पत्नी थे और उन दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। उसी खबर के बगल में उन दोनों की तस्वीर छपी हुई थी। उन तस्वीरों पर नज़र पड़ते ही मेरा हलक सूख गया। मेरे हाथ से कॉफ़ी का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। वह तस्वीरें तो उन दोनों की ही थीं जो कल रात मेरे घर आए थे। वही औरत, वही आदमी, बदन पर वही कपड़े जो कल रात को पहने हुए थे। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहता था पर जैसे मेरी आवाज़ मेरे हलक में अटक गई, मेरा खून जमने लगा और मैं अपने होश खो बैठा। मुझे होश तब आया जब मेरे घर में काम करने वाली मेड आई और उसने मुझे हिलाया डुलाया। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मुझे इस हालत में देखकर वह भी घबरा गई थी। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं ना? आपकी तबीयत ठीक है? आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस कल रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए शायद मुझे नींद आ गई। तुम अपना काम करो। मैं उसे कुछ बताकर उसको डराना नहीं चाहता था और बताता भी तो क्या। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था। मैं दौड़ता हुआ उसी कमरे में पहुंचा जहां वह कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने कल रात को पहनने के लिए दिए थे। वह कपड़े अभी भी उसी तरह पड़े हुए थे। मैं डरते हुए उनके नज़दीक गया तो कपड़े अभी भी गीले थे। सिलवटें बिस्तर पर अभी भी पड़ी हुई थीं। मैं धम से वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे पैरों ने जवाब तो दे दिया था पर मेरी हिम्मत दम तोड़ चुकी थी। डर के मारे मैं कांपने लगा था। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा और अपना मोबाइल उठाया। मैं डायलिंग कॉल में जाकर वो फ़ोन नंबर देखना चाहता था जिस नंबर पर उस आदमी ने कॉल की थी। पर ये क्या, उस डायलिंग लिस्ट में तो वह नंबर था ही नहीं। मैंने 2-3 बार लगातार उस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक चेक किया पर उसमें कहीं भी वह अनजाना नंबर था ही नहीं। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फ़ोन नंबर कहाँ गया मेरे मोबाइल से? उसने मेरे सामने ही कॉल की थी और अगर वो सब मेरा वहम था तो यह कपड़े यहाँ कैसे थे, वो भी गीले, और यह बिस्तर में पड़ी हुई सिलवटें? पागल सा होने लगा था मैं। कभी अपने मोबाइल को देखता हूँ, कभी बिस्तर और उन पर पड़े उन गीले कपड़ों के बारे में सोचता। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। हॉल में अभी भी वो तौलिया गीला पड़ा हुआ था जो मैंने उनको पोंछने के लिए दिया था। मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर गया और फिर मैं अपने होश खो बैठा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी हॉस्पिटल में था। मेरे बगल में मेरी पत्नी खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे और मैं इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या हुआ था? मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसके पास मेरी मेड का फ़ोन आया था कि आप अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े हुए और आपको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मैं तुरंत यहाँ आ गई। पूरे 3 दिन बाद आपको होश आया है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या हुआ है। अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं? अचानक आपको क्या हो गया था? आप बेहोश कैसे हो गए थे? कुछ नहीं, बस शायद देर रात तक जागने के कारण थक सा गया था और ब्लड प्रेशर भी कुछ बढ़ सा गया था। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर ले चलो। डॉक्टर से बात करती हूँ, जब वो कहेंगे तो ही आप घर चलेंगे, वरना आप जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहेंगे। वैसे भी मैंने 1000 बार कहा है कि ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डाला करो, ज़्यादा काम मत किया करो, पर मेरी आप सुनते ही कब हो? पत्नी ने ठुनकते हुए अपना फरमान सुनाया। देखो जी, मेरा लिखना तो कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि लेखन मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसके बगैर मेरा वजूद ही नहीं है, इसलिए ये तो नामुमकिन है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, ऐसे ही 20 साल नहीं गुजार दिए आपके साथ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी कलम नहीं मेरी सौतन है। जब देखो उसी से चिपके रहते हो। देखती हूँ आप कैसे इतना काम करते हो। पत्नी की आवाज़ में जलन और नाराज़गी व फिक्र
तीनों ही दिख रही थी। ठीक है बाबा, अब ज़्यादा काम नहीं करूँगा। तुम जाकर डॉक्टर से तो बातें करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मुझे तुम शहर वाले घर ले चलो। अब यहाँ नहीं रुकना मुझे, मैंने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। ठीक है, शहर ही चलते हैं। वैसे भी आपको आराम की ज़रूरत है और आप शहर में ही ठीक हैं। अब कुछ दिन तक नो काम, सिर्फ आराम, समझे आप? हाँ बाबा, अब जाओ भी। ठीक है, रुको मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। इतना कह के मेरी पत्नी डॉक्टर से मिलने चली गई। उसके जाते ही फिर से उस रात की घटना ने आ घेरा मुझे, जैसे वो भी मेरी पत्नी के जाने का इंतज़ार कर रही थी शायद। मैं बिस्तर पर लेटे हुए फिर से उन्हीं बातों को याद करने लगा जो मेरे साथ उस रात हुई थी। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो सब आखिर क्या था। कौन थे वो दोनों? वो मेरे पास ही क्यों आए थे? उन दोनों के आने का मकसद क्या था? क्या वाकई वो दोनों मर चुके थे? और वो नंबर कैसे डिलीट हो गया जो उसने किया था? क्या सच में मैं पूरी रात उन दोनों की आत्माओं के साथ रहा? उफ! डर के मारे मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी आ गई और मैं झटके से उठकर बैठ गया। मेरा गला सूखने लगा था। पास में रखे हुए टेबल से मैंने पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में पूरे पानी को गटक गया। तभी मेरी पत्नी के साथ में डॉक्टर ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। डॉक्टर ने आकर मुझे पूरी तरह से चेक किया और बोला, हाँ यह तो बिल्कुल ठीक हैं। इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल ओके हैं। ऐसा लगता है कि इनको तो कुछ हुआ भी नहीं था। मुझे लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही काम करने और ठीक से नींद न लेने की वजह से होने वाले स्ट्रेस के कारण इनका बीपी बढ़ गया और ये होश खो बैठे। पर 3 दिन तक कोई बेहोश रहे, वो भी बिना किसी गंभीर वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक कैसे हो गया, ये होश में कैसे आ गए, वरना हमें तो लग रहा था कि ये कोमा की स्टेज में जाने वाले हैं। ये तो एक चमत्कार है। 3 दिन से हम इन्हें होश में लाने की कोशिश में लगे थे, पर कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी और अचानक कैसे? खैर, अब बिल्कुल ठीक हैं आप चाहें तो घर जा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्ट्रेस न लीजिए। अभी कुछ दिन घर पर आराम कीजिए, इनका ख्याल रखिए। मेरी पत्नी से डॉक्टर बोला। जी डॉक्टर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, पत्नी ने जवाब दिया। मैं और मेरी पत्नी वापस शहर वाले घर में आ गए। पूरे रास्ते में खामोशी रहा। मेरी पत्नी बार बार मुझसे सवाल करती रही, पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और आखिर जवाब क्या देता? मेरे पास खुद एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे खुद नहीं पता था और आज तक पता नहीं चला। कई साल गुजर गए हैं इस बात को, पर अब भी ऐसा लगता है जैसे वह कल की ही बात हो। मैं आज तक उन दोनों का चेहरा नहीं भूल पाया। वो आज भी मुझे नज़र आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो दोनों अभी भी मेरे आसपास हैं। दोबारा फिर कभी मैं उस मकान में नहीं गया और उसे औने पौने दाम में मैंने बेच भी दिया। मकान तो बेच दिया, पर दोनों आज भी मेरे दिलो दिमाग पर डर बनकर मंडराते हैं। मैं उस बात और बरसात की वो रात को भूल जाना चाहता हूँ, पर वो है कि मुझे भूलने ही नहीं देते। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।